तो हाय गाइस। और हमारा पाइथन का जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, और हम एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं फॉर थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जो कि हमारे जो अभी कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके आने वाला है, तो हम उनके लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें क्लास 11th की है। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला आता है दैट इज़ कंप्यूटर की व्हाट इज़ कंप्यूटर। Computer is an electronic machine that can accept data, process it according to a set of instructions, and produce meaningful results. The data given to the computer is called inputs, and the work done on the data is called processing, and the result obtained after the processing is output, and the instruction that tells the computer what to do is called program. तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल बात बताने की कोशिश करूँ तो हमारा कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है और वो एक रिजल्ट बना के देता है, इसको हम आउटपुट कहते हैं। अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें हम एक तरफ से आटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका डो बन रहा है पहले, फिर डो से फिर रोटी सिक रही है, फिर वो बाहर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो आपने आटा डाला है दैट इज इनपुट, ठीक है। और जो हमारी रोटी बन रही है दैट इज आउटपुट। और उसके बीच में जो भी चीजें हुई, डो हुआ, रोटी बेली गई, उसके बाद सिकी गई, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन है। और तो ये जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, इसी को आप प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो अकेले ये सारा काम नहीं कर सकता। ठीक है। कंप्यूटर को कुछ फिजिकल पार्ट, ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर अलोन डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन, इट रिक्वायर्स सेवरल फिजिकल पार्ट एंड प्रोग्राम टू फंक्शन प्रॉपरली। व्हेन ऑल दीज पार्ट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट द कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। ओके। अब कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं उसको दो मेजरली जो है कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, आपके फिजिकल पार्ट जो होते हैं ना कंप्यूटर के, वो आपके हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका सीपीयू हो गया। ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, वो आपके प्रोग्राम है एंड इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके हार्डवेयर को बताएंगे कि वो करना क्या है आखिर आपको। ठीक है। जैसे कि आपका विंडो हो गया, आपका लिनक्स हो गया, ठीक है, आपका पाइथन और एमएस वर्ड और भी जो बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं वो सारे आपके। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है बेसिक कंपोनेंट क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक यूनिट्स हैं वो है हमारे इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेमोरी यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट। और ये एक पिक्चर हमने उठाई है एनसीईआरटी की बुक से जिसमें कि एक आर्किटेक्चर गिवन है कि हमारे ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दिखता कैसा है। तो उसमें एक इनपुट डिवाइस है, फिर एक हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि अपने अंदर ही तीन यूनिट को कंटेन कर रखा है, जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी है हमारी, उसके बाद कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस है। ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अब इसमें क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल आपका सेम जो हमने अभी पढ़ा वही है कि आपका इनपुट जो है वो एक डेटा है या फिर इंस्ट्रक्शन है। चाहे आप डेटा दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो आपका एज अ इनपुट डिवाइस आपका जाएगा कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है, उस जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो डेटा दिया है उसके थ्रू वो प्रोसेस होगा। ठीक है। एंड आउटपुट जो रिजल्ट आपका आएगा उस प्रोसेस के बाद, उसको आउटपुट कहते हैं। और फिर स्टोरेज जहां पे वो डेटा या रिजल्ट स्टोर होना है आपका। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का। ठीक है। कैलकुलेटर में जो आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं आपके, जैसे 2 3 4 5 से ये भी जो भी हैं ये आपके डेटा है। एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो जो भी है वो आपके इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे आपने 2 प्रेस किया, फिर प्लस प्रेस किया, फिर 5 प्लस किया, तो कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन गया कि 2 and 5 आर द डेटा एंड प्लस इज द ऑपरेशंस जो कि आपने इंस्ट्रक्ट किया है उस कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। तो आपके डिस्प्ले पे जो प्रोसेस होकर शो होगा दैट इज 7। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आते हैं सीपीयू क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका, मैं सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी बुकिश लैंग्वेज से यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मैंने इसको ट्राई किया है कि थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख सकूँ। ठीक है, बट एक सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं कि सीपीयू जो है वो आपका ब्रेन है आपका कंप्यूटर का। ठीक है। वो आपके सारे फंक्शंस को, सारे आपके सारे जो आपके जितने भी वहाँ पे वर्किंग हो रही है, आपके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जितना आपका डेटा फ्लो है, उस सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो भी कुछ हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, जो उसका ब्रेन है कंप्यूटर का वो है सीपीयू आपका। अगर सीपीयू नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब जो फंक्शंस हैं उसके देखो डायरेक्टली हमने यहाँ सामने लिखे हुए हैं कि आपकी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाना, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, ठीक है, कि आखिर वो इंस्ट्रक्शन है क्या। ठीक है। फिर उसको ऑपरेशन, जो कि कौन सा ऑपरेशन है वो, मैंने जैसे बताया था ना, इंस्ट्रक्शन हमने दिया, अब इंस्ट्रक्शन के अंदर है क्या,
प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उसको देख देख कर समझ कर और फिर उसको चीज को परफॉर्म करना आपके डेटा के ऊपर, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, उसके बाद उसी डेटा जो है, अब कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द डेटा बिटवीन मेमोरी टू इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अब क्या करेगा, वो कंट्रोल भी करता है कि आपके मेमोरी से डेटा उठाकर लेके आया, बिकॉज आपने 2 प्रेस किया तो कहीं मेमोरी में होगा वो, कि हाँ उस 2 को लेके आओ, फिर उसको प्लस करो 5 से, ठीक है, और फिर 7 उसको आउटपुट कर दो। ठीक है, तो ये सब इसका जो फ्लो है जो कंट्रोल करता है वो आपका सीपीयू है। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछला भी दिखाया था। ठीक है, ये सेम सेम आपका यही डायग्राम था पीछे भी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे भी। ठीक है, अब आते हैं हम, अबे हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट। विदाउट मेमोरी अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। इट वुड हैव नो प्लेस टू कीप द प्रोग्राम और डेटा बीइंग प्रोसेस्ड। मेमोरी plays the same role in the computer as the human brains does in our body. ठीक है, just as we remember the information to think and make decision, a computer store information in its to memory to process and produce output। अब देखिए, ये सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करें तो जैसे कि हमारे इंसानों का दिमाग है, अगर चलिए वो भी छोड़िए, अगर मान लीजिए आपको कोई भी काम परफॉर्म करना है, अगर मान लीजिए आपको सब्जी ही बनानी है, ठीक है, तो आप जो भी अपना रॉ मटेरियल लेके आए हैं आप उसको कहीं रखेंगे तो सही। अगर आपके पास रखने के लिए वो जगह ही नहीं होगी तो आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, आप उसको पका नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास रखने के लिए जगह ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज को पका पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपके जो इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है या फिर जो रिजल्ट आएगा आपको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसका यूज कर पाएंगे। चाहे डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज करके आपको प्रोसेस करना हो तो भी आप कहीं रखने की जरूरत चाहिए होगी जहां से आप उसको फैच करेंगे, और रिजल्ट जो आएगा आपको उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अब जो हमारी यूनिट ऑफ द मेमोरी है, ठीक है, यूनिट ऑफ द मेमोरी, ऑल डेटा इनसाइड द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ बाइनरी फॉर्म। हमारे जो कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। अब बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी मतलब 2 डिजिट होते हैं आपके, 0 और 1। ठीक है, 2 डिजिट के फॉर्म में स्टोर होता है, 0 या 1 के फॉर्म में। ठीक है, इन्हीं कॉम्बिनेशन से स्टोर होता है, और हर डिजिट, और इन डिजिट को हम कहते हैं बिट्स, या तो 0 या तो 1, इनको हम बिट्स कहते हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी बिट की, ठीक है, ठीक है, डेटा की, ठीक है, बिट क्या होती है आपकी, स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके डेटा की। ठीक है, जो कि क्या हो सकती है, 0 और 1। अब जो आपके 4 बिट का जो ग्रुप है वो आपका कहलाता है निबल। ठीक है, और वही अगर 8 बिट का ग्रुप हो तो वो कहलाएगा बाइट। ठीक है, छोटा बी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज कि ये एक कैरेक्टर है, तो अगर कोई भी एक कैरेक्टर आपका सी हो या फिर आपका हैशटैग हो, चाहे आप कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं अपने कीबोर्ड पे, जो आपका एक सिंगल कैरेक्टर जो आप प्रेस कर रहे हैं वो 8 बिट कैरी करता है अपने साथ। ठीक है, 8 बिट का एक यूनिक यानी कॉम्बिनेशन कैरी करता है। ठीक है, जिससे कि उसकी यूनिकनेस पता लगती है, उसका आइडेंटिफिकेशन पता लगता है कि आखिर आपने कौन सा कैरेक्टर पिक किया है। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ द यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, अब मेजरमेंट में पहला आपका आता है बाइट्स, जो हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, बाइट्स में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। ओके, याद करते जाएंगे। ठीक है, कि हमारे 8 बिट्स हमारे 1 बाइट होता है, और अगर 1024 बाइट्स को हम ले लें तो हमारा वो 1 KB बनता है, और अगर उसी को अगर 1024 से हम मल्टीप्लाई करके 1024 KB ले लें तो हमारा 1 MB बनता है। यही सेम पैटर्न आगे चलता जाएगा, 1024 MB, 1 GB, 1024 GB आपका 1 TB होगा। ठीक है, यही फ्लो आपका आगे बढ़ता जाता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीटाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कई बार ये एग्जाम्स में आपके थ्योरेटिकल एग्जाम जो आपके स्कूल में होंगे, यूटीज वगैरह होंगे, वो उनमें पूछ सकते हैं ये बात। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर। कंप्यूटर के पास जो है वो मेनली 3 तरह की मेमोरीज हैं आपकी। ठीक है, एक है प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, एक है सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरी है कैशे मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपके सीपीयू के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल है। ठीक है, सीपीयू उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं जो कि आपके सीपीयू के लिए यूज आएगा। ठीक है, अब ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है, बट उसके पास स्टोरेज लिमिटेड होता है। ठीक है, अभी प्राइमरी मेमोरी जो है वो कितनी तरह की होती है, वो 2 तरह की होती है। ठीक है, पहला जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, फिर दूसरा जो है आपका रीड ओनली मेमोरी है। अब रैम जो है आपका, दैट इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, मतलब जैसे ही आपका वो काम खत्म हो गया, ठीक है, तो काम खत्म होते के साथ ही आपका जितना भी डेटा है वो उस मेमोरी से चला जाएगा, हट जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो करंटली जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो आपका रैम में स्टोर होता है, जो आपका करंटली डेटा जो प्रोसेस हो रहा है वो रैम में स्टोर होता है, और जो आपका रिजल्ट आया अभी अभी, ठीक है, जिसको आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं वो आपका रैम में स्टोर होता है। बट अगर इसी की दूसरी साइड हम रोम को देखें तो रोम क्या है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब आपने जो डेटा या जो भी चीज स्टोर करी है, आपने डेटा स्टोर किया है, वो आपका लॉस्ट नहीं होता पावर कट के साथ। ठीक है, अब रोम जो है वो एक परमानेंट, ठीक है, एक मेमोरी है। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या होता है,
उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है आपके या फिर जो भी आपका डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। हम इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं? हम इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रोम का जो डेटा है हम उसको इजिली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उस यूजर उसको चेंज नहीं कर पाता। अब आते हैं कैशे मेमोरी के ऊपर। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है जो कि एक सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में प्लेस्ड होती है। मेन मेमोरी हमारी रैम और सीपीयू जो कि हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, एक तरीके से हमारा एक मशीन मान लीजिए, ठीक है। तो हमारी जो हाई स्पीड जो मेमोरी है वो जो हमारी कैशे मेमोरी से हम कह रहे हैं वो हमारी उन दोनों के बीच में प्लेस्ड होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? रैम जो है वो फास्ट तो है बट इतना फास्ट नहीं है कि सीपीयू की स्पीड मैच कर सके, ठीक है। सीपीयू बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर मान लीजिए एक स्लो काम कर रहा है और उसी के काम को आगे यूज करने वाला है सीपीयू, ठीक है, तो अगर वो डिले करेगा अपने काम में तो सीपीयू का भी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिले होगी। तो इस चीज का जो मिसमैच है इसको कम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? हमने कैशी मेमोरी इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। कैशे मेमोरी जो है वो उस डिले को अवॉइड कर देती है, ठीक है। कि अगर रैम सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत है तो पहले चेक करेगा कैशे में, अगर कैशे में वो मेमोरी है तो डायरेक्टली सीपीयू से यूज कर लेगा। बट अगर सीपीयू ने वो डेटा चेक किया और कैशे में वो नहीं है डेटा, तो वो क्या करेगा? रैम से वो डेटा कैशे उठाएगा, डेटा रिप्लेस किया जाएगा, जो पहले डेटा है वो हटेगा और जो नया डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा है वो आएगा, ठीक है। और फिर सीपीयू उसे डायरेक्टली एक्सेस करेगा, ओके। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी एक आपकी परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करता है जहां पे भी आपका डेटा या प्रोग्राम स्टोर्ड रहता है, ठीक है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई चीज आपकी स्टोर हो रही है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो आपका नॉन वोलेटाइल आपकी वो मेमोरी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड रहता है चाहे आप पावर कट कर दें, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपकी जनरली हाई स्टोरेज की होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है स्टोरेज की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है, कैशे मेमोरी जो है हमारी वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि वो केबीज में होती है हमारी कैशे मेमोरी, यानी बहुत ही कम है। दैट्स वाई दैट्स प्लेस इन सीपीयू एंड रैम के बीच में, और डेटा रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज उसके अंदर इतनी मेमोरी नहीं है कि वो सारा जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है वो अपने अंदर स्टोर रख सके। उसके पास भी जो है लिमिटेड मेमोरी है। तो कैशे मेमोरी जो होती है वो केबीज में होता है। फिर रैम आपका जनरली आपका जीबीज में है, आजकल आजकल जीबीज में ही यूज करते हैं मोस्टली रैम, ठीक है। और फिर आपका आता है सेकेंडरी। तो कंपैरिजन में हमने क्या देखा कि कैशे मेमोरी सबसे छोटी है, ठीक है, उसके बाद हमारी आती है रैम, फिर आपकी आएगी रोम, फिर आएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी या आपकी हार्ड डिस्क, जो भी आपकी सीडी है, डीवीडी है या पेन ड्राइव है या फिर आपकी एसडी है, ये सारी आपकी सेकेंडरी में आती है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। अब अगर डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको एक पाथवे चाहिए। वो पाथवे जो प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं बस, ठीक है। बस जो है वो क्या है? वो आपका कलेक्शन ऑफ वायर्स है जो कि आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, मतलब बात करने में हेल्प करता है कि हाँ मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये इंस्ट्रक्शन चाहिए, मैंने ये प्रोसेस कर दिया, अब आप इसको यहाँ पे रिजल्ट दिखा दो, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको फ्लो ऑफ द नेटवर्क जो चाहिए होता है, जो आपको पाथवे चाहिए, इलेक्ट्रिकल पाथवे, वो आपका बस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन टाइप की बस है आपकी, ठीक है। जो एक पहली है आपकी डेटा बस, दूसरी है आपकी एड्रेस बस, तीसरी है आपकी कंट्रोल बस। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है डेटा बस। डेटा बस मतलब ये क्या करेगा? ये एक्चुअल डेटा क्या करते हैं? कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ओके। डेटा को कैरी करते हैं मतलब नंबर, डिजिट, इंस्ट्रक्शन, जो भी रिजल्ट आपका है उन सबको कैरी करते हैं, ठीक है। और ये बाय डायरेक्शनल होते हैं। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? ये टू वे फ्लो होता है, ठीक है। मतलब आपका डेटा सीपीयू से मेमोरी में भी आ सकता है, मेमोरी से सीपीयू में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेमोरी से सीपीयू में कब जाएगा? जब रीडिंग प्रोसेस होगा। और जब सीपीयू से मेमोरी में कब जाएगा? जब राइटिंग प्रोसेस होगा, मतलब आप कुछ लिख रहे होगे, ठीक है। अब आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है? ये एड्रेस कैरी करने का काम आता है, मतलब ये सीपीयू को बताता है कि आपको जिस चीज की जरूरत है उसकी लोकेशन है क्या। यानी कि हमारा जो भी हमारी जो मेमोरी है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स में जो है डिवाइडेड है, और हर ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस है, ठीक है। आपने जो भी डेटा आपको चाहिए वो किस ब्लॉक में रखा है, उस ब्लॉक का यूनिक एड्रेस डेटा बस कैरी करता है, सीपीयू को देता है कि इस एड्रेस पे आपका डेटा है जो आपको प्रोसेस करना है। जैसे कि लेट अस सपोज कि आपके मोहल्ले में बहुत सारे मकान है और आपको एक पर्सन को अगर आइडेंटिफाई करना है, आपको उसका एड्रेस पता है, तो आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके एड्रेस से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर एक हाउस का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है।
अब आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करता है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर कोई इंटरप्ट आया है, मतलब आपने डेटा एक्सेस करने की कोशिश करी बट वो डेटा वहां पर है ही नहीं, या फिर डेटा अभी कोई और यूज कर रहा है, या फिर अभी कंटिन्यूअसली प्रोसेस में है, तो उसे इंटरप्ट कहते हैं। या फिर क्लॉक सिग्नल्स, मतलब आपका डेटा प्रोसेस हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, जितना टाइम उसे असाइन हुआ उससे ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो उसके लिए क्लॉक सिग्नल्स। अब एक और चीज आती है, दैट इज मेमोरी कंट्रोलर। ठीक है, मेमोरी कंट्रोलर क्या होता है, द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी इज मैनेज बाय द स्पेशल हार्डवेयर यूनिट कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। इट एंश्योर द डेटा इज ट्रांसफर एट द करेक्ट टाइम एंड टू करेक्ट लोकेशन। ठीक है, अब मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है, जब भी सीपीयू किसी डेटा की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा जो है वो सही टाइम पे और एक्यूरेट डेटा उठ के सीपीयू के पास जाए प्रोसेस होने के लिए। अगर इनएक्यूरेट होगा तो आपका रिजल्ट भी इनएक्यूरेट आएगा और आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, कई बार इनमें डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंप्लीट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, जैसे हम आईसी चिप कहते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द सीपीयू सच एज फेचिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग डेटा, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल operations and controlling the other part of the computer। characteristics of the microprocessor, ठीक है, जो है हमारी वो क्या है, हमारी वर्ड साइज। पहले तो हम इसको बात में समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बाद में देखेंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपका, वो एक खुद में एक कंप्लीट सीपीयू है आपका। ठीक है, जो कि आपका किसके ऊपर बिल्ड है, वो आपका आईसी के ऊपर बिल्ड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बिल्ड है। ठीक है, जो कि सीपीयू के जैसा ही काम करता है, इंस्ट्रक्शन फेच करता है, उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी परफॉर्मेंस उसे सॉरी जो भी उसको परफॉर्म करना होता है टास्क वो करता है। ठीक है, अर्थमेटिक हो या चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो किसी भी तरीके का, ठीक है, वो परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, सब फिक्र मत करिएगा, आगे हम समझेंगे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कई बार इस वर्ड का यूज कर चुके हैं। तो अब आते हैं वर्ड साइज। अब वर्ड साइज क्या होता है, ये वर्ड साइज रिफर्स टू द नंबर ऑफ द बिट्स दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट वन टाइम। अब हर माइक्रो प्रोसेसर की अपनी एक लिमिट होती है कि वो कितना डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, पहले के टाइम पे हम 1 बिट या फिर हम 16 बिट यूज कर पाते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हम 32 बिट या फिर 64 बिट वर्ड साइज के जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर जो हमारा डेटा है वो हम प्रोसेस कर पाते हैं एट अ टाइम। ठीक है, A larger word size means the processor can handle more data, ठीक है, at once and perform operation faster। अब जितना ज्यादा हमारा वर्ड साइज होगा, यानी जितना ज्यादा डेटा वो एक बार में कैरी कर पाएगा अपने पास, उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस जो है हमारी वो उतनी ज्यादा फास्टर हो जाएगी। अब आते हैं क्लॉक स्पीड के ऊपर। अब आपने जब भी आप अपना कभी लैपटॉप लेते हैं या कभी भी आपने अपना फोन लिया होगा तो आपने सब में देखा होगा, वहां पे लिखा रहता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, किसी में 3 गीगाहर्ट्ज, अगर हाइयर एंड प्रोसेसर है तो वहां पे आपके 3 गीगाहर्ट्ज, 3.7 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, किसी किसी में 2.7 गीगाहर्ट्ज लिखा रहता है। आखिर उसका मतलब क्या है, ठीक है, आज हम वो समझेंगे। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड का मतलब होता है द क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स हाउ फास्ट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कितनी जल्दी आपका इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, इट मेजर्ड इन अ हर्ट्स। ठीक है, ठीक है, ये वो किसे मेजर होता है, हर्ट्ज में होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इतनी जल्दी वो प्रोसेस करता है कि हम उसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में क्या कहते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अ प्रोसेसर विद क्लॉक स्पीड ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज कैन परफॉर्म अबाउट 3 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। 3 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड वो हैंडल कर सकता है एक बार में। और ठीक है, अगर वो 3 गीगाहर्ट्ज का उसकी क्लॉक स्पीड है तो। ठीक है, तो हाइयर द क्लॉक स्पीड जनरली मीन्स फास्टर द प्रोसेसिंग, यानी कि जितने ज्यादा हाई क्लॉक स्पीड हाई होगी उतना ज्यादा हाई प्रोसेसिंग होगी उसकी। ठीक है, इसलिए जो हाई एंड प्रोसेसर होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड, वो काफी ज्यादा होती है। अब आते हैं नंबर ऑफ कोर्स के ऊपर। ठीक है, अ कोर्स इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब देखिए, अब माइक्रो प्रोसेसर एक तो सीपीयू तो है, ठीक है, जो कि डेटा फेच कर रहा है, उसके ऊपर क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहा है। बट उसके ऊपर भी जो एक्चुअली जो परफॉर्म कर रहा है ना टास्क, वो है उसके कोर्स। जितने वो हर एक इंडिविजुअली कोर एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम वहां पे परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सिंगल कोर प्रोसेसर हो सकता है, डुअल कोर हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो सकता है। आपने अपने फोन जब आप लेने जाते होंगे तो वहां पे आपने सुना होगा, आजकल जनरली आपके क्वाड कोर या ऑक्टा कोर ज्यादा सुनने में आते हैं। ऑक्टा क्वाड कोर का मतलब होता है 4 प्रोसेसिंग यूनिट, एंड ऑक्टा कोर का मतलब होता है 8 प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, जितने ज्यादा कोर होंगे उतने ज्यादा मल्टीपल टास्क आपके एक साथ हो पाएंगे। ठीक है,
उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आते हैं जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये छोटी सी एक चीज आपकी बुक में लिखी थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हैज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल डिजाइन विद अ फ्यू थाउजेंड ट्रांजिस्टर to highly complex chip containing billions of transistors. This development has followed the principle of Moore's law, which states the number of transistors on the chip double approximately every 2 years. यानी कि अब जो आपका जितने भी आपकी चिप्स है ना, उसके ऊपर जो एक्चुअली डेटा परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है ट्रांजिस्टर के ऊपर, और आपकी जो छोटी सी चिप है ना उसके ऊपर बिलियंस से भी बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो है जितने ज्यादा आपके जनरेशन बढ़ती जा रही है, जितना ज्यादा आपका आर्किटेक्चर आपके सीपीयू का बेहतर होते जा रहा है, उतना ही आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर भी उसके बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपका सीपीयू जो है उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती जा रही है जनरेशन के साथ। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, जितने ज्यादा हम ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं अपनी चिप के ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस भी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। Microcontroller is a small computer on a single chip. It contains CPU, a small amount of RAM, ROM, input and output ports, अदर नेसेसरी सर्किट्स। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि एक सिंगल चिप के ऊपर है, इसके ऊपर खुद, जिसके पास खुद का सीपीयू है, खुद की रैम है, खुद की रोम है, और उसके पास खुद के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास सिर्फ एक सीपीयू था जो कि एक टास्क परफॉर्म करता था, लेकिन इसके पास खुद का एक कंप्यूटर है छोटा सा। ठीक है, तो कई बार डिफरेंसेस जब आते हैं तो इसमें क्या, इसमें हम ये ध्यान देना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिर्फ सीपीयू कंटेन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अ माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ओनली द सीपीयू एंड रिक्वायर्स एक्सटर्नल मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू वर्क। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स वेयर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स आर परफॉर्म। बट माइक्रो कंट्रोलर जो है, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस सब कंटेन करता है, जो कि कंबाइन एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि आपके माइक्रोवेव हो गया, आपका माइक्रोवेव में अगर आपने 2 मिनट्स का अगर टाइम लगा दिया तो 2 मिनट्स के लिए ही टास्क परफॉर्म करेगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो स्टोर हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तभी उसको पता लगता है कि हाँ 2 मिनट हो गए, अब बंद करना है इसको। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास सिर्फ सीपीयू है जो कि वेरियस टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के पास सीपीयू के साथ उसकी खुद की रैम है, स्टोरेज है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। ठीक है, जो कि कंबाइन होके एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर। अ कंप्यूटर इज मेनली यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। अलॉ दिस टू टर्म्स आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, कई बार हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की जगह पे यूज करेंगे। जो डेटा जो है हमारा, वो क्या है हमारे, वो हमारे फिगर्स हैं, या फिर हमारे जो भी हमने फैक्ट, हमने जो इमेज या फिर हमारा जो साउंड है, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, इसकी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हो गया आपका। ठीक है, या फिर सपोज कीजिए आपने हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ले लिया। ठीक है, या फिर आपने हॉबीज ऑफ द स्टूडेंट ले लिया। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा डेटा है। फिर इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो प्रोसेस्ड और जो ऑर्गेनाइज डेटा है ना आपका, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप उससे कुछ समझ पा रहे हैं उस डेटा से, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, कि वो कलेक्टिवली डेटा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एवरेज मार्क्स किसी का 76.75 है, तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि जो एवरेज मार्क्स है उस उन क्लास के बच्चों का, दैट इज 76.75। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप ऑफ अपने डेटा के ऊपर। कितने टाइप के हमारे डेटा होते हैं? पहला होता है स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? आपका ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और स्पेसिफाइड डेटा होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको पता होता है कि आपने किस टाइप का डेटा कैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक टेबल हमने एनसीईआरटी की बुक से उठाई है, जिसमें कि हमारा मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड है हमारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, कि जो रोल नंबर R1 है, वो जिसका नाम मोहन है, वो मंथ में 95% उसकी अटेंडेंस रही है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर डेटा के अंदर आता है। फिर आपका अनस्ट्रक्चर डेटा क्या है? जहाँ पे आपको कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आपने डेटा उठाए हैं और एक जगह लाके कलेक्ट कर दिया है बस। अब आपका अनस्ट्रक्चर डेटा के अंदर क्या क्या हो सकता है? आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, वो आपका अनस्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मेट नहीं होता। फिर आपका इमेज हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकता है, वीडियो फाइल हो सकता है। ठीक है, फिर आपका सोशल मीडिया पोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है अपनी बुक से, जैसे मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड है हमारा, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे इसमें देखिए, इसमें हम लोगो भी यूज़ कर लिया, नेम भी यूज़ कर लिया, फिर आपकी टोटल क्लास कितनी हुई है वो भी यूज़ कर लिया। फिर हमने कुछ यहाँ पे ग्राफ बना रखे हैं, यानी सब कुछ हमने एक ही में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, दैट इज हमारा क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है हमारा। फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है हमारा, वो स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड दोनों के बीच, दोनों के जैसा होता है।
ठीक है, वो स्ट्रक्चर्ड भी दिखाई देगा आपको और अनस्ट्रक्चर्ड भी दिखाई देगा। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट टेबल फॉर्मेट, ठीक है, बट इट कंटेन्स टैग्स और मार्क्स दैट प्रोवाइड सम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर कुछ टैग्स होंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये डेटा जो है वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया है, हमें पता लग रहा है कि नेम है एक बंदे का जिसका नाम, ठीक है, मोहन है। ठीक है, अब नेम एक और दे रखा है हमें सोहन, फिर सीन दे रखा है, फिर गीत दे रखा है, ठीक है, फिर हमें मंथ दे रखा है हमें, फिर क्लास दे रखा है, फिर अटेंडेंस दे रखा है। ठीक है, बट ये कोई एक टेबल फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे कि हमारा HTML फाइल होती है, हमारी XML फाइल होती है, जेसन फाइल होती है, आपकी EML हो गई, आपकी CSV फाइल हो गई, ये आपका जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका कंटेंट तो जो होता है वो तो लेबल्ड होता है, बट आपका एक टेबल फॉर्मेट जैसा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता आपका। अब आते हैं डेटा कैप्चरिंग के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर एंड रिट्रीवल के ऊपर। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, डेटा कैप्चरिंग का मतलब आप जो जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, जब आपके पास जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनों से भी आपने डेटा इनपुट लिया है, ठीक है, उसको कहते हैं कैप्चरिंग डेटा। चाहे आपने वो कीबोर्ड से लिया हो, चाहे आपने वो बारकोड रीडर से लिया हो, चाहे आपने वो अपने कैमरा से लिया हो। ठीक है, वो सारा पे क्या होता है, आपका इनपुट डेटा होता है। फिर आता है डेटा स्टोरेज। आपने कैप्चर तो कर लिया डेटा, आप उसको कहीं स्टोर भी करेंगे। ठीक है, तो जो स्टोर होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डेटा स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आपको उस डेटा को आगे यूज भी करना है वेरियस टास्क के लिए। ठीक है, अब आते हैं डेटा रिट्रीवल के ऊपर। अब डेटा रिट्रीवल क्या होता है, जब आपको बाद में उस डेटा की जरूरत पड़ेगी किसी टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तब आप उस डेटा को आप मेमोरी से फेच करेंगे। ठीक है, और उसको मेन मेमोरी में लेके आएंगे और फिर उसे प्रोसेस करेंगे, तो उसे कहते हैं हम डेटा रिट्रीवल। ठीक है, फॉर फर्दर टास्क। अच्छा, अब देखते हैं डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। समटाइम्स डेटा मे बी डिलीटेड एक्सीडेंटली और लॉस्ट ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर एरर और malware attacks. When the file is deleted, it is not immediately removed from the storage device. Instead, the space occupied by it's marked as a free until new data overrides that space. The deleted data can often be recovered using special recovery software to protect the data from unauthorized access or misuse. Security measures such as password, user permission and encryption is used. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है, कई बार आपका एक्सीडेंटली या फिर आपका कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया या फिर कोई साइबर अटैक हुआ, मैलिशियस जो भी अटैक होते हैं आपके, उसकी वजह से हो सकता है कि कोई फाइल डिलीट हो गई हो। बट ऐसा होता नहीं है, वो आपकी अभी भी वो आपका स्पेस जो है वो एकदम ऑक्यूपाइड है, एकदम से डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, बस वो जगह पे जो है वो जगह पे मार्क्ड हो गया कि हाँ वो जगह फ्री है। कब तक फ्री हो गया, जब तक वहां पे कोई नया डेटा ना आ जाए, उसके ऊपर ओवरराइट ना कर जाए। ठीक है, जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक रेस्टोरेंट है, वहां पे जब हमने देखा होगा कई बार टैग लगे होते हैं ओपन एंड क्लोज का। ठीक है, अब सपोज कीजिए वो अभी उसका ओपन टाइम है। ठीक है, बट एक्सीडेंटली जब दरवाजा किसी ने लगाया होगा या खोला होगा तो वो फ्लिप कर गया और उसमें बाहर अब शो हो रहा है कि क्लोज्ड है। ठीक है, बट वो है तो एक्चुअली ओपन ना। तो अब ये जो है ये चीज सेम चीज मेमोरी के साथ होती है कि अभी भी डेटा उसके अंदर है मेमोरी के अंदर, बट वो फ्लैग्ड है एज अ फ्री। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे जिससे कि वो डेटा जो है कंप्लीटली रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, और हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर, जो अनऑथराइज एक्सेस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने डेटा को पासवर्ड इंक्रिप्शन वगैरह यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल सबको पता हुआ है। ठीक है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और प्रोसीजर एंड रिलेटेड डेटा that instruct the computer hardware to perform specific task। ठीक है, यानी कि हमारा एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है कि कैसे कैसे कौन सा डेटा कब प्रोसेस होगा। ठीक है, और कौन सा डेटा किससे रिलेटेबल है। ठीक है, कब कौन सा डेटा यूज करना है, किसके बाद यूज करना है। ठीक है, तो वो जो है आपका वो आपका सॉफ्टवेयर हैंडल करता है सारी चीजें। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन एंड टच बाय फिजिकल। ऑब्वियसली आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हैं, चाहे अपने फोन में आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, चाहे आप iOS यूज कर रहे हैं, आपको टच करके तो नहीं देख सकते। ठीक है, वो आपके हार्डवेयर को, आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है बस। ठीक है, अब आते हैं हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर। हमें हार्डवेयर का यूज करना है तो ऑब्वियसली उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि हमें आखिर करवाना क्या है भाई आपसे। ठीक है, इट हेल्प्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये यूजर को हेल्प करता है कि आखिर वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। ऑब्वियसली ना, हम तो अपनी लैंग्वेज में हार्डवेयर से नहीं बात कर सकते, हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज सॉफ्टवेयर एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी इंस्ट्रक्शन को एक हार्डवेयर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि हार्डवेयर हमें वो चीज परफॉर्म करके दे रहा है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है तभी आप अपने कीबोर्ड्स का यूज कर पाते हैं, जो या फिर अपने माउस का यूज कर पा रहे हैं, वो भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही तो आप यूज कर पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने हैं आपके, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं छोटे छोटे टास्क को।
ठीक है। ये आपका बस एक इंटरफेस होता है यूजर का, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच का, ठीक है। जैसे कि आपका जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, आपका मैक ओएस हो गया, ठीक है, आपका एंड्रॉइड हो गया, आपका आईओएस हो गया फोन के लिए, ठीक है। ये सारे क्या है, ये आपके बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं आपके, और उस आपके जितने भी टास्क हैं उसको मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ जहाँ पे आप क्या कर पाते हैं, अपने फाइल्स को मैनेज कर पाते हैं, आप उनके फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी में अदर टाइप ऑफ क्या है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपके प्रिंटर के लिए, आपके स्कैनर के लिए अलग डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने फ़ोन में अगर आपने यूज़ किया हो, आपका फ़ोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, बट अगर आपको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है तो वो कोई ना कोई एक पीडीएफ कन्वर्टर चाहिए होता है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, एक डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है। अब आपके आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये इंश्योर करते हैं कि आपका सिस्टम परफेक्टली काम करे, उसकी मेंटेनेंस सही हो, ठीक है। जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस क्या करता है, आपके थ्रेट्स को या फिर मलिशियस एक्टिविटीज को या फिर आपके वायरसेस को से आपका क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको। अब आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो डिजाइन होते हैं आपके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डिजाइन होते हैं। जैसे कि आपका वीएलसी प्लेयर है आपका, ठीक है, आपका एमएस एक्सेल है, आपका एमएस पावर पॉइंट है, आपका एमएस वर्ड है, इन सब क्या है आपके, जैसे कि एमएस पावर, ठीक है, ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं वो ये सब आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अब आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, ठीक है। जैसे आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, फिर आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस मतलब जो कि बहुत सारे यूजर के लिए डिजाइन होता है, जैसे कि आपका स्प्रेडशीट हो गया, आपका एमएस वर्ड हो गया, वो बहुत सारे यूजर्स के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपका एक बैंकिंग, अगर मान लीजिए हम बैंकिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो बैंकिंग वेबसाइट हम किसी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए बना रहे हैं, उसकी अपनी यूटिलाइजेशन होगी, अपनी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसके स्पेसिफिकली बनाएंगे, है ना। तो उसे कहते हैं हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो कि हम एक ग्रुप के लिए या एक कम्युनिटी के लिए एक हमने कंबाइन बना के हमने रख दिया है। प्रोग्रामिंग टूल क्या होता है, वो आपके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है। वो हेल्प करता है प्रोग्राम को लिखने में, उसको टेस्ट करने में और डीबग करने में। जैसे कि आपका एडिटर हो गया, आईडीई हो गया आपका, ठीक है। फिर आपके आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि आपके क्या करते हैं, प्रोग्राम को जो कि हाई लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, आपके असेंबलर हो गए, कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपके ट्रांसलेटर्स हैं। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और वही सब यहाँ भी लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, बिकॉज नो एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रन डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज अ इंटरफेस की तरह काम करता है, जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। कि अगर यूजर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो उसको हार्डवेयर लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है वो अपने उस टास्क को परफॉर्म कर सके, और एज अ रिजल्ट फिर वो हमें वापस कन्वर्ट करके दे सके, ठीक है। तो वो सारा जो ये चीज़ हैंडल करता है, वो कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, सबसे पहली जो चीज़ आपके मेमोरी में लोड होती है, मेन मेमोरी में मतलब रैम में जो लोड होती है, जो कि रन होना स्टार्ट होती है, दैट इज ओएस। जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब भी आप पावर बटन ऑन करते हैं, तो हमेशा जो सबसे पहली चीज़ लोड होती है दैट इज। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑब्वियसली सुन चुके हैं आप इसके बारे में, विंडोज, लिनक्स, मैक्स ओएस और एंड्रॉयड एंड आईओएस। अब आते हैं फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन हम पहले देख चुके हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपका जो भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा, एक टाइम पे कितने प्रोग्राम एक बार में रन करेंगे, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम कब रन करेगा। तो वो सब जो प्रोसेस हैंडल करता है वो कौन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल करता है। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट, जो आपका मेन मेमोरी है, रैम जो लिमिटेड है, ठीक है, तो मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है, कौन सा प्रोसेस अभी रन हो रहा है उसके बेस पे मैं उसको मेमोरी एलोकेट करना, कौन सा प्रोसेस एंड हो गया उसकी मेमोरी को, उसके डेटा को वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेजना, ठीक है। तो अब फिर आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड एज अ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स एंड डिलीट्स एंड मॉडिफाइज द फाइल्स, ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू फोल्डर्स, प्रोटेक्ट फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑब्वियसली फाइल जो आपका डेटा है, आपका प्रोग्राम है, वो एक फाइल की तरह स्टोर होता है आपके सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू
आपका क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका एम एस वर्ड। अगर एम एस वर्ड में आपने कोई भी फाइल बनाई तो वो आपकी स्टोर होती है डेटा में, आप जब चाहें उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो उससे पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि कोई और आपका डॉक्यूमेंट ना खोल सके। फिर आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। अ कंप्यूटर हैज मैनी डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। ठीक है, और आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको ही मैनेज करता है कि इनपुट आ रहा है तो उसको लेना है, कब नहीं लेना है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप इनपुट डिवाइस दबाते रह जाते हैं, आपने कीबोर्ड दबाया या फिर माउस दबा रहे हैं बट वो फंक्शन नहीं कर रहा बिकॉज उसका उस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना, उस टाइम पे कौन सा डिवाइस एक्टिव रखना है, कौन सा डिवाइस एक्टिव नहीं रखना, वो उस टाइम पे काम करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना। जैसे कि आपने जब भी आप अपना लैपटॉप लेते हैं या अपना फ़ोन लेते हैं तो वहाँ पे यूज़र्स होते हैं, तो आपका यूज़र उसका उसमें पासवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका मैनेज करता है। ठीक है, आपके जितने भी फाइल हैं उसको कंट्रोल, उसके एक्सेस को कंट्रोल करना कि कौन सा फाइल किसके थ्रू एक्सेस है, एक्सेसिबल नहीं है। अब आते हैं यूज़र इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? अब देखिए, यूजर इंटरफेस आपका वो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है। जैसे कि आप जो अभी अपने विंडोज के सामने देख रहे हैं, या फिर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। अभी जो आप यूट्यूब पे जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो अभी जो आप ये जो देख रहे हैं वीडियो, आपकी यहाँ पे साइड में अभी चल रही है, यहाँ पे सजेशन है, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, लाइक बटन है, या फिर जो भी सब्सक्राइब बटन है आपका, ये क्या है कि एज ए इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन दिख रहे हैं, ये सारे क्या है आपके यूजर इंटरफेस है जिससे कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। बैकएंड में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, लेकिन ये क्या है आपका एक यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं, ठीक है, यूआई कहते हैं, जैसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब यूजर इंटरफेस कितने तरह के होते हैं? पहला, बहुत ही अर्लियर टाइम पे जब कंप्यूटर डेवलप हो रहे थे तो कमांड लाइन इंटरफेस था, जिसकी आपका अगर आपके पास कंप्यूटर है तो अब जब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं तो आपको एक लाइन, जो भी आपको कमांड देनी होती है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है वो कमांड में देना होता है। ठीक है, जैसे आपका एम एस डो एस जो आपका है, आपका यूनिक्स है, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कमांड लाइन आपका इंटरफेस होता है। आप सिर्फ एक लाइन में कमांड देते हैं और फिर वो टास्क परफॉर्म होता है। फिर आपका आता है जीयूआई। जीयूआई मतलब क्या होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब अब यहाँ पे आपको चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, विंडोज होता है। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो भी आप फोन में देख रहे हैं, आपके फोन में एप्स हैं, उनके आइकन्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपके जीयूआई है। फिर आपका आता है टच बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, टच बेस्ड इंटरफेस जो होता है आपका, दैट इज आपका टच स्क्रीन जो होते हैं आपके, वो आते हैं टच बेस्ड इंटरफेस। जैसे आपका एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, आजकल तो विंडोज टैबलेट भी आते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, टच बेस्ड इंटरफेस होते हैं। फिर आते हैं आपके वॉइस बेस्ड इंटरफेस जो कि आपकी आवाज़ से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सब क्या है आपके वॉइस बेस्ड इंटरफेस हैं आपके। ठीक है, आपने जो बोला, आपने जो कमांड दी वो उसको परफॉर्म करेंगे। फिर आपका आता है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। ये आपके बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका आपने देखा होगा अपने कैमरे में, अगर आप सेल्फी का अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहें तो आप चीज़ का लगा सकते हैं, या फिर आप विक्ट्री का जो साइन होता है वो लगा सकते हैं, या फिर आप पाम दिखा सकते हैं कुछ। जैसे आप वो पाम पाम डिटेक्ट करता है तो वो फिर आप कुछ सेकंड का टाइमर से वो फोटो क्लिक कर लेता है, तो उसे कहते हैं जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, जो कि बॉडी की मूवमेंट या हैंड की मूवमेंट से कंट्रोल होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने फैन और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।